वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग 11th का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, गति के समीकरण, जिनको आप लोगों ने 9th क्लास में भी अवश्य पढ़ा होगा। ये जितने इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हैं, चलिए कि हर जगह फिजिक्स जब तक आप पढ़ेंगे इनका यूज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अवश्य होता रहता है। ये डेरिवेशन सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, आप जब तक फिजिक्स सीखेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक के लिए हैं। जो 3 होते हैं आप लोगों ने पढ़ा है। पहला v बराबर u प्लस AT, v बराबर u प्लस AT। दूसरा पढ़ा है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा पढ़ा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के 3 समीकरण कहलाते हैं। और जब कोई पिंड, कोई कण, कोई वस्तु गतिशील होती है तब के लिए ये फार्मूले निकलते हैं। अब मैं एक एक करके तीनों के जो है वो डेरिवेशंस बताता हूँ। इससे पहले सबसे पहले आपको एक कॉमन लैंग्वेज इनके लिए सीखनी है, कॉमन लैंग्वेज सीखनी है, वो सुने। और कॉमन लैंग्वेज सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें जानकारी देनी है, वो बताऊं। वो बेसिक चीज़ें हैं u, जिसे कहते हैं प्रारंभिक वेग। अब ये क्या होता है प्रारंभिक वेग? अब प्रारंभिक वेग क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, देखना शुरू करते हैं, उस समय या जब वो शुरुआत करती है चलना, उस समय का वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है। हो सकता है जब वो चलना शुरू की हो हमने ना देखा हो, मगर जब हमने मार्क करना शुरू किया, उसको जानना शुरू किया, उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, उसके बारे में उसकी स्पीड, उसकी डिस्टेंस, उसके टाइम, तो उस समय जो स्पीड रही वो कहलाएगी उसकी प्रारंभिक वेग। ठीक। और v अंतिम वेग, v कहलाता है अंतिम वेग। अब अंतिम वेग क्या? जब कुछ टाइम बीत जाए, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद का वेग क्या था, तो उसको बोलते हैं v, है ना। बात समझ रहे हो? जैसे आप घर से निकले, गली के बाहर पहुंचे और एक गुलाबी साइकिल निकली उधर से, जब आपने गुलाबी साइकिल की स्पीड देखी तो वो कहलाएगा आपका u। और अब आप उसके पीछे हो लिए और आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद उसने आपको देख के स्पीड बढ़ा दी, है ना। तो अब 2 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड बाद, 15 मिनट बाद जो उसकी स्पीड हो जाएगी, बाद की स्पीड, वो कहलाएगी v। t आप जानते हो, टाइम, जितने देर बाद तुमने v को देखा। अब t समय में जितना डिस्टेंस तय किया, उस डिस्टेंस को बोलते हैं s, उस डिस्टेंस को बोलते हैं s। अब जब वो गुलाबी साइकिल निकल रही थी, वेग कुछ और था, t समय बाद आपको देख के वो डर गई, तो इसका स्पीड कुछ और ज़्यादा बढ़ गई। अब स्पीड बढ़ गई मतलब वहाँ त्वरण उत्पन्न हो गया, मतलब वहाँ पे त्वरण उत्पन्न हो गया, क्योंकि आपने परिभाषा पढ़ी है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर स्पीड इक्वल है त्वरण 0 होगा, और अगर स्पीड अप डाउन हो रही है लगा, समझे, तो वहाँ पर त्वरण उत्पन्न होता है। अब ये त्वरण 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक त्वरण, दूसरा ऋणात्मक त्वरण। अगर स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, वेग बढ़ता जा रहा है, तो इसे कहेंगे धनात्मक त्वरण। वेग लगातार घटता जा रहा है, वेग में परिवर्तन जरूर हो रहा है मगर घट रहा, तो इसे कहते हैं ऋणात्मक त्वरण, जिसे मंदन भी कहा जाता है। ठीक। अब इन चीज़ों से हम लोग इसकी जो लैंग्वेज लिखेंगे वो समझ लेते हैं, और फिर हम पहला डेरिवेशन करते हैं। हम लिखेंगे माना
कि कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है या प्रारंभिक वेग u से गति करना प्रारंभ करती है, इसका त्वरण a है, इसका त्वरण a है, यह t समय में s दूरी चलकर इसका अंतिम वेग v हो जाता है। ठीक, इस लैंग्वेज को आपको लिखना होगा, चाहे इक्वेशन फर्स्ट आए, चाहे इक्वेशन सेकेंड आए, चाहे इक्वेशन थर्ड आए। तो फिर समझिएगा कि माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, त्वरण a है, t समय में यह s दूरी चलती है और s दूरी चलने के बाद इसका वेग v हो जाता है। अब आपको उम्मीद करते हैं ज़रूर समझ में आई होगी लैंग्वेज, और अब जब वीडियो आप देख रहे हो तो मेरे साथ ज़रूर बोलिएगा, इससे और अच्छे से क्लियर होगा कि माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, त्वरण a है, t समय में s दूरी चलकर इसका अंतिम वेग v हो जाता है। अब आपको ज़रूर ये लैंग्वेज याद हो गई होगी, अगर ना हुई हो तो आप वीडियो रोक के आप ज़रूर इसको देखिएगा। अब हम पहला डेरिवेशन पढ़ते हैं। आपने त्वरण की परिभाषा पढ़ी, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। डेल्टा v मतलब वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन मतलब v माइनस u अपॉन t। डेल्टा वी मतलब वेग में परिवर्तन, कि जब आपने किसी वस्तु को देखा तो उस समय कुछ वेग और था, जब आपने आधा एक घंटे बाद लुक एंड वॉच किया तब आपने देखा उसका वेग कुछ और है। ठीक, बाद का वेग v, पहले का वेग u कहलाएगा। तो डेल्टा v की जगह लिखेंगे v माइनस u, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो at बराबर v माइनस u। अब पक्षांतर कर दो, u को इधर ले आओ तो u प्लस में हो जाएगा, बराबर v। अब मैं इसको पहले लिख देता हूँ, तो v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at। ये हमारा गति का पहला समीकरण आ गया, जहाँ v क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, a क्या है त्वरण और t क्या है समय। ठीक, इसको वेग समय समीकरण भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन कहा जाए कि वेग और समय की समीकरण लिखिए तो लिखेंगे v बराबर u प्लस at। ठीक, फिर से एक बार ध्यान सुने और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। त्वरण वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन मतलब डेल्टा v, दर मतलब समय। डेल्टा v को लिखेंगे v माइनस u बटे t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, u को इधर ले आओ प्लस में हो जाएगा, v को पहले लिख देते हैं, v बराबर u प्लस at। ठीक, ये गति का पहला समीकरण है। अब ध्यान सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर कहीं पे लिखा है कि विरामावस्था से कोई वस्तु गति प्रारंभ करती है, मतलब चलने से पहले वो रुकी हुई थी, तो उस समय प्रारंभिक वेग u बराबर 0 लिखा जाता है। विरामावस्था से गति प्रारंभ की थी, तुम चलने से पहले रुके थे तो u बराबर 0। अब कुछ समय के बाद तुम रुक गए, सपोज तुम साइकिल चला रहे हो और साइकिल चलाते चलाते सामने कोई एक बच्चा आ जाता है, आप साइकिल में ब्रेक मार देते हो। जब ब्रेक मार देते हो तो अंतिम वेग तुम्हारा हो जाता है 0, v बराबर 0। हर वस्तु का जब अपनी मंजिल आ जाती है तो उसका अंतिम वेग 0 ही हो जाता है। जब मंजिल आ जाती है, चाहे वो ज़िंदगी की मंजिल हो, चाहे वो काम की मंजिल हो, है ना, तब वो अंतिम वेग उसका कितना हो जाएगा 0। और चलने जब शुरू किया था, घर से निकला था, तो उसका प्रारंभिक वेग 0 था। ठीक, क्या इतनी बात क्लियर हुई? इसको वेग समय समीकरण बोलते हैं, v बराबर u प्लस at। अगेन अब कहा जाए कि गति का दूसरा समीकरण ज्ञात करो,
सेकेंड समीकरण। तो लैंग्वेज ऑफ सेम फिर वही होगी। ठीक, ध्यान सुनिएगा, जब आप वीडियो देख रहे हो तो लैंग्वेज जरूर इस चीज को बोले मेरे साथ कि माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, त्वरण a है, t समय बाद s दूरी ये चलकर इसका अंतिम वेग v हो जाता है। ठीक, अब गति का दूसरा समीकरण हम निकालते हैं औसत चाल। औसत चाल, तो औसत चाल कैसे निकलेगी भैया? इसकी दो स्पीड है, एक प्रारंभिक वेग और एक अंतिम बटे दो। औसत निकालने का यही तरीका होता है, याद करें आपने चाल के बहुत पढ़े, समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल। तो औसत चाल कैसे निकालते हैं कि जब जितनी भी स्पीड दे रखी है बटे उतनी संख्या कर दो। अगर 4 स्पीड दे रखी है बटे 4, 3 स्पीड दे रखी है बटे 3, तो औसत चाल v प्लस u बटे 2। अब हम लिखेंगे t सेकेंड में चली दूरी। कितनी दूरी चलेगी t सेकेंड में? तो तुमने दूरी के लिए एक फार्मूला पढ़ा है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल गुणे, तो यहाँ चाल की जगह औसत चाल और समय कितना लेंगे t। चाल बराबर दूरी बटे समय से निकालूंगा, दूरी बराबर औसत चाल गुणे समय। अब औसत चाल मैंने पहले से ही निकाल ली, औसत चाल पहले ही निकाल ली। औसत चाल u प्लस v बटे 2 और समय t। अब गति का पहला समीकरण याद करो, v बराबर u प्लस at। वो इसीलिए बना है क्योंकि पहला इक्वेशन नहीं बनती तो दूसरी नहीं बनती, और पहली नहीं बनती तो तीसरी भी नहीं बनती। ठीक, तो पहली याद करना बहुत ज़रूरी है। तो v की जगह हम क्या लिखेंगे? u प्लस at बटे 2 इंटू टी। ठीक, v की जगह क्या लिख दिया? u प्लस at। अब बेटा u से u जुड़ जाएगा, कितना आएगा? 2u प्लस at बटे 2 इंटू टी। अब इस t की अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 2ut प्लस at स्क्वायर बटे 2। 2ut प्लस at स्क्वायर बटे 2। अब इस 2 को मैं दोनों पदों के बीच में अलग अलग तोड़ देता हूं। 2ut बटे 2 प्लस at स्क्वायर बटे 2। अब 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा? ut प्लस, अब बटे में 2 है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/2। इस 2 को आप लिख सकते हो 1/2 प्लस क्या बचा? at स्क्वायर, at यहाँ पे u नहीं, at स्क्वायर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये आपकी गति की तीसरी समीकरण दूसरी आई, सेकेंड इक्वेशन, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये ठीक। अब इस समीकरण को क्या कहा जाता है? s मतलब दूरी, और ये क्या कहलाएगा? समय। ये दूरी समय समीकरण कहलाती है। अगर कहा जाए कि दूरी समय की समीकरण ज्ञात करो तो आप क्या लिखोगे? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, जरा एक बार फिर से समझें। कोई वस्तु है, वो बार बार स्पीड बदल रही है, मैंने यहाँ पे 2 स्पीड मान ली, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। ठीक है, तो औसत चाल निकाला u प्लस v बाई 2। अब t सेकेंड में चली गई दूरी, फार्मूला क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल मतलब औसत चाल, समय मतलब t। ठीक, अब औसत चाल की वैल्यू मैंने यहाँ पर रब कर दी। अब देखो v, इक्वेशन 1, v बराबर u प्लस at, तो v की जगह क्या लिख दिया? u प्लस at। u ऐड हो जाएगा 2u
प्लस ए टी इंटू टी। अब इस टी की यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, क्या बनेगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। अब इस 2 को मैं दोनों पदों में अलग अलग तोड़ के लिख देता हूँ, क्योंकि ये प्लस है, प्लस मतलब ये संयुक्त रूप से है, दोनों के बटे में 2 है ना। तो मैंने ये 2 अलग अलग तोड़ के लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल, और इसको यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं। तो गति की दूसरी समीकरण आती है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आई होगी। अब हम लोग पहले और दूसरी दोनों समीकरणों की सहायता से तीसरी समीकरण पढ़ते हैं। ठीक, तब तक मैं जब तक बोर्ड साफ कर रहा हूँ, आप लोग जरा से लैंग्वेज आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। जो मैंने आपको बताया था वो तीनों इक्वेशन के लिए लैंग्वेज कॉमन रहेगी। क्या थी, मेरे साथ बोलिएगा और लिखिएगा कि माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, इसका त्वरण a है, t समय में s दूरी चलकर इसका अंतिम वेग v हो जाता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं गति की थर्ड समीकरण, तीसरी समीकरण लिखेंगे। गति की फर्स्ट समीकरण का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर स्क्वायर कर दो, v इक्वल टू v बाबा u प्लस ए टी, और ये देखो इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक, ये स्क्वायर हो गया दोनों पक्षों में, v स्क्वायर a, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला लगा दिया। अब v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मुझे अगली समीकरण बनाने के लिए कुछ चीज़ें कॉमन लेनी है। कैसे, मैं यहाँ पर 2a कॉमन लूँगा, 2a कॉमन लूँगा, कॉमन मतलब डिवाइड करना। यहाँ से a की पावर 2 है, यहाँ पर a कॉमन ले लिया, क्या बचा a, t स्क्वायर था ही, यहाँ पे 2 नहीं है तो कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, तो मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। ठीक, प्लस 2 कॉमन मिल गया, a कॉमन मिल गया, बचा क्या ut। फिर समझिएगा 2a ही कॉमन लेंगे, कुछ और नहीं, क्योंकि अगर कुछ और कॉमन लेंगे तो मुझे आगे की समीकरण नहीं प्राप्त हो पाएगी। ठीक, तो 2a कॉमन ले लिया, यहाँ पर a स्क्वायर था, a पावर 2 में से 1 गई, 1 बचेगी, t स्क्वायर, यहाँ पे 2 नहीं है मतलब हमको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। यहाँ पे 2 कॉमन, a कॉमन, क्या बचा ut, ये लिख दिया। अब देखें आपने गति का दूसरा समीकरण क्या पढ़ा था, याद है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा था। अब जरा देखो ध्यान से, ut में पहले लिख देता हूँ ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, ये s बन जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इतने पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ s, तो फार्मूला बनेगा v स्क्वायर u स्क्वायर 2as। ये हमारी गति की तीनों समीकरणें प्राप्त हुई। ठीक, इस प्रकार आपको उम्मीद करता हूँ तीनों गति की समीकरणें ज़रूर समझ में आई होंगी। बहुत ध्यान से समझिएगा, इनको याद करिएगा, क्योंकि इनसे ही फिजिक्स में हर टॉपिक्स में कोई भी टॉपिक आप पढ़ लो, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब मैं आपको इन्हीं समीकरणों से एक चीज़ और सिखाता हूँ। गतिकीय समीकरणें हल करने की ये साधारण विधि है। 2 विधियाँ और हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में कलन और ग्राफी विधि से मिलेंगी, कलन विधि द्वारा और ग्राफी विधि द्वारा। अब जरा एक चीज़ और सीखते हैं हम लोग। जब ये गतिकीय समीकरणें तब लगती हैं जब आप
एक सरल रेखा में एक विमी गति कर रहे हो, एक विमी गति कर रहे हो, सरल रेखा में गति कर रहे हो, मगर यदि कोई वस्तु ऊपर या नीचे की ओर गति कर रही है तो थोड़ा सा फार्मूला बदल जाता है। ठीक, वो याद रखिएगा, न्यूमेरिकल बहुत कम आता है। अगर वस्तु को हम ऊपर से नीचे फेंकें या नीचे से ऊपर फेंकें, फार्मूला बदल जाता है। क्या बदल जाता है? गति की देखिए 3 समीकरण आपने पढ़ी, ध्यान से देखिएगा। आपने गति की समीकरण पहले पढ़ी, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरी पढ़ी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी पढ़ी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, जब सरल रेखा में गति कर रहे हो, अगर हम वस्तु को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं या ऊपर से नीचे आ रही, तो देखो s, जब नीचे चलते वो s कहलाएगा, और जब हम ऊपर नीचे जाते हैं तो वो ऊंचाई कहलाता है। सरल रेखा में चल रहे हो s कहलाएगा, छत पर चले गए तो हाइट बन जाती है, वो है ना, वो हाइट बन जाती है, तो s की जगह h लिख दो। जब आप रोड पे चल रहे हो तो त्वरण पैदा करोगे, मगर ऊपर से आम टपक रहा तो त्वरण पैदा करता है, गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि आपने पढ़ा गुरुत्वीय बल के कारण वो नीचे आता, तो a की जगह इस्तेमाल करोगे g। ठीक, बस इतना याद रखिएगा। अब इसकी भी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, यदि हम ऊपर से नीचे की ओर गति करें, ऊपर से नीचे की ओर गति करें, तो समीकरण क्या बनेगी? पहली समीकरण v बराबर u प्लस a की जगह क्या इस्तेमाल करोगे? g, और t की जगह तो t रहेगा, तो फार्मूला पहला बनेगा v बराबर u प्लस जी टी। ठीक, v बराबर u प्लस जी टी। दूसरी समीकरण s की जगह h लिखना है, a की जगह g, तो h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, s की जगह h, a की जगह g इस्तेमाल कर देना है। और गति की तीसरी समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, a की जगह g और s की जगह h इस्तेमाल करना है। ठीक, ये कोई पिंड जब ऊपर से नीचे आ रहा तब के लिए। अगर हम किसी पिंड को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? गुरुत्वीय त्वरण उस समय निगेटिव हो जाएगा। हर वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर नीचे की ओर खींचती है, मगर हम गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उसको ऊपर फेंक रहे हैं, तो a की जगह g की जगह माइनस g लिख देंगे। अब समीकरण क्या बनेगी? v बराबर u माइनस जी टी। दूसरी समीकरण क्या बनेगी? h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरी समीकरण क्या बनेगी? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये आपकी ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर फेंकने पर समीकरणें बनेगी। इस प्रकार आपने आज गति के 3 समीकरण पढ़े, और इनकी सहायता से जब कोई पिंड नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए तब के लिए पढ़ा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है कलन विधि द्वारा और ग्राफी विधि द्वारा गति के समीकरण पढ़ेंगे। आप लोग इनको अवश्य कॉपी पे नोट कर लें और लैंग्वेज सहित नोट कर लें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके इन तीनों समीकरणों को लिखें और बताएं v क्या होता है, u क्या होता है, a क्या है, t क्या है और s क्या है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।